नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं मनी 9। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। और मार्केट्स की अगर हम बात करें तो लगातार 4 दिन से मार्केट में मजबूती देखने को मिल रही है। कल के सेशन में रिकॉर्ड हाइस पर निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। 24,900 का लेवल पहली बार क्लोजिंग बेसिस पे हमने देखा कि निफ्टी में कॉन्कर होता हुआ नजर आया है। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी सारा न्यूज़ फ्लो है, काफ़ी सारे इवेंट्स हैं, जिस वजह से आज मार्केट्स में बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है। चलिए आज की तैयारी करते हैं और इसमें हमारी मदद करने के लिए मौजूद है हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी। अरुण सर, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। गुड मॉर्निंग संदीप। तो मार्केट्स में सर हम देख रहे हैं कि लगातार 4 दिन से मजबूती का जो आलम है वो बरकरार है। चौथे दिन लगातार हमने मजबूती आती हुई देखी। पिछले शुक्रवार को शुरुआत हुई थी जब हमने 0.25% के आसपास की मजबूती देखी थी मार्केट्स में, और वो कल के सेशन में चौथे दिन लगातार उसमें मजबूती के साथ ही बना हुआ है। निफ्टी में हमने देखा 24,900 का जो लेवल है वो पार होता हुआ देखा, क्योंकि कल 100 पॉइंट्स के आसपास की और तेजी बनती हुई देखी। करीब 300 अंकों के आसपास का उछाल सेंसेक्स में बना और बैंक निफ्टी भी 54 अंकों की तेजी लेकर ही बंद हुआ। 24,900 पार होता हुआ दिखा है निफ्टी पर। और दिन के दौरान सेंसेक्स की अगर हम बात करें 81,828, ये इंट्राडे हाई था जो कि सेंसेक्स ने कल के सेशन में छुआ। और बैंक निफ्टी की जहां तक बात है मजबूती के साथ बंद हुआ, लेकिन जो इंट्राडे हाई बने थे 51,663 के, वहां से बैंक निफ्टी में 110 अंकों की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली है। 2 दिन से बाजार भी हम देख रहे हैं कि हायर लेवल से रिट्रेस होकर बंद हो रहे थे, लेकिन कल के सेशन में ऊपरी लेवल से कोई ज़्यादा बड़ी गिरावट हमने नहीं बनती हुई देखी। और पॉजिटिव फैक्टर ये था कि 24,900 के ऊपर निफ्टी में क्लोजिंग बेसिस पे हमने देखा कि जो एक्शन है वो बनता हुआ दिखा है। मेरा सर एक ही कंसर्न है, मैं इनफैक्ट निफ्टी का डेटा एनालाइज कर रहा था। 3 दिन से लगातार हम देख रहे हैं, सोमवार को हमने नया हाई बनाया, ऑलमोस्ट हमने 25,000 टच किया था। 24,999 का हाई था, 24,971 परसों का, और कल के सेशन में 24,968, यानी कि जो लोअर हाइज है वो मार्केट में लगते हुए दिख रहे हैं। तो एक तरफ निफ्टी पॉजिटिव बंद हुआ, चौथे दिन लगातार तेजी थी, 24,900 के ऊपर बंद हुए, लेकिन ये जो लोअर हाइज बन रहे हैं ये कोई चिंता की बात तो नहीं है? संदीप जी, देखिए आपने सही कहा, मार्केट में लोअर हाई जरूर बन रहे हैं, पर ओवरऑल अंडर करंट जो है वो अभी भी बुलिश है, क्योंकि मिड कैप से मोमेंटम काफी अच्छा है और थोड़ा ऑप्शन राइटर्स का भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि 25,000 ऐसा कोई लेवल नहीं है जो कि छोटा लेवल है। एक तो ये काफी बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और काफी लोगों के टारगेट 25,000 की निफ्टी के थे। और निफ्टी के कॉल राइटिंग भी अगर आप देखें तो 25,000 के कॉल में वीकली, इवन मंथली का मेरा मतलब है अगस्त के सीरीज में भी 25,000 के कॉल में राइटिंग अभी भी देखने को मिल रही है। तो 25,000 का जो लेवल है एक रॉक सॉलिड आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस मान के चल रहा हूँ। पर जिस हिसाब से स्ट्रक्चर है, आपको याद होगा 24,800, 24,750 बजट के पहले इसी के ऑल टाइम हाइस मार्केट में थे। अब वो क्लियरली प्रोटेक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब मार्केट के लिए 24,750, 24,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था और उसी के ऊपर मार्केट निकलता हुआ नजर आ रहा है और कंटिन्यूअसली 3-4 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। तो एक अंडर करंट क्लियरली बताता है कि बुलिश मार्केट है। और कल जो निफ्टी की एक्सपायरी होनी है आज, उस निफ्टी की एक्सपायरी के बाद मुझे लग रहा है रेंज एक्सपेंशन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि एक बार निफ्टी की एक्सपायरी हो जाती है, पोजीशंस कम रहेंगे, कॉल राइटिंग का दबाव नहीं रहेगा, तो 25,000 के ऊपर मार्केट निकलता हुआ नजर आ सकता है। तो जिन किसी की भी पोजीशन निफ्टी में है, निफ्टी को होल्ड करने की राय रहेगी। 24,650, 24,700 इसी का स्टॉप लॉस या सपोर्ट मान के चलें। जैसे ही निफ्टी 25,000 के ऊपर निकलेगा तो बड़ी एक कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए लोअर हाई जरूर बन रहे हैं, पर स्ट्रक्चर मजबूत है। स्टॉप लॉस जरूर ध्यान रखें, 24,650, 24,700 ये एक पोजिशनल स्टॉप लॉस निफ्टी में रहेंगे। 24,650, 24,700 ये स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए। लोअर हाइज बन रहे, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। निफ्टी में जैसे ही 25,000 का लेवल पार होगा तो हो सकता है और भी जो रेंज है वो हायर लेवल्स पे एक्सपैंड होती हुई नजर आ सकती है। बैंक निफ्टी की चर्चा भी कर लेते हैं सर। बैंक निफ्टी में हमने देखा कि कल मंथली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, वो देखा मंथली एक्सपायरी थी। बुधवार को हम देखते हैं कि इसमें वायदा बाजार में जो एक्सपायरी है वो देखने को मिलती है। अब जो नई सीरीज की शुरुआत हो रही है उसमें बैंक निफ्टी आपको कैसे नजर आ रहा है सर? संदीप जी, कल डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी हो चुकी है और काफी डेटा हल्का हो चुका है ओवरऑल बैंक निफ्टी में, और 52,200 के नेक्स्ट टारगेटेड लेवल इजीली नजर आ रहे हैं। तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर चूंकि अभी तक निफ्टी जैसा बुलिश नहीं है, पर अभी भी सपोर्ट के आसपास है, तो यहाँ से हो सकता है बैंक निफ्टी में एक लीडरशिप देखने को मिले, क्योंकि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक दोनों में थोड़ी बुलिश नजर आ रही है। कोटक बैंक में भी एक अच्छा रिवर्सल कल के सत्र में नीचे के लेवल से देखने को मिला। तो बैंक निफ्टी हो सकता है लीडरशिप पोजीशन में अगेन आपको आते हुए नजर आए। अहम लेवल की जहां तक बात है 51,100, ये दो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट में नीचे के ऊपर बना हुआ है बैंक निफ्टी में। और 52,000 से 52,200 ये ऊपर में टारगेटेड लेवल रहेंगे, तो एग्जैक्टली इन मिड ऑफ द रेंज है।
तो 52,000 से 52,200 के टारगेट मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में आने चाहिए। स्टॉप लॉस या कह सकते हैं सपोर्ट 51,100 और 51,000 के आसपास के रहेंगे। तो कैसे तेजी में ही पोजीशन बना के चलनी है सर बैंक निफ्टी में, अगर हम अगस्त सीरीज की बात करें? संदीप जी डेफिनेटली तेजी में ही रहना है, क्योंकि अभी तक कोई नेगेटिव संकेत नहीं है। इतनी नेगेटिव न्यूज होने के बाद भी, जहां पे बजट में आपको काफी नेगेटिविटी मार्केट के लिए देखने को मिले, फिर भी मार्केट ने गिव अप नहीं किया। सेकेंडली सेबी के रूल्स जो आए नए एपेंडो में, उसकी वजह से ही मार्केट में कोई बड़ा आपको रिएक्शन देखने को नहीं मिला। रिजल्ट्स भी आप कह सकते हैं ठीक ठाक आ रहे हैं, उसका भी रिएक्शन देखने को नहीं मिला। तो क्लियरली फंड फ्लो या मनी फ्लो मार्केट में काफी ज्यादा है, इसलिए सेलिंग या फिर शॉर्ट करने की राय तो नहीं है जब तक सपोर्ट्स नहीं टूटते। 51,000 बैंक निफ्टी और ऑलरेडी मैंने कहा 24,650 24,700, जब तक ये निफ्टी में नहीं टूटते शॉर्ट करने की राय नहीं है, बाय ऑन डिप्स की राय रहेगी। 25,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो अगेन एक ब्लू स्काई टेरिटरी ऊपर में क्लियरली नजर आ रही है। ठीक है, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। एफएनओ के नए रूल्स के जो कंसल्टेशन पेपर आया सेबी की ओर से और जो रिजल्ट सीजन भी आ रहा है, इस पर हम बातचीत करेंगे सर, लेकिन कुछ सेक्टोरल एक्शन पहले हम देख लें किस तरह का रहा है कल के सेशन में। तो कल हमने देखा कि मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मा और उसके साथ साथ मेटल, इन शेयरों में, और उसको आप चाहें तो एफएमसीजी भी जोड़ सकते हैं, इनमें ज़बरदस्त एक्शन कल के सेशन में बनता हुआ दिखा है। क्लियरली हम देख रहे हैं कि रोटेशन देखने को मिल रहा है, एक दिन जहां तेज़ी होती है फिर नेक्स्ट डे वहां पे कमजोरी देखने को मिलती है। तो मीडिया, हेल्थ केयर, फार्मा, मेटल, एफएमसीजी चले हैं, लेकिन उसके साथ साथ पीएसयू बैंक और रियल्टी, ये दो ऐसे पॉकेट्स हैं कल के सेशन में जो कि गिरते हुए नजर आ रहे थे। तो हेल्थ केयर, फार्मा और मेटल शेयरों में सर ये जो तेज़ी शुरू हुई है, या फिर एक दिन तेज़ी एक दिन गिरावट हम देखते हैं, कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे हो सर? संदीप जी मेटल क्लियर कट रिवर्सल लेवल के आसपास है। नो डाउट मेटल के प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल में काफी गिरे हैं, पर उनमें ये रिबाउंड देखने को मिल रहा है। तो मेटल्स तो डेफिनेटली आपको अगस्त पे रडार पे रखने हैं, और ये सेक्टर ऑफ द मंथ भी हो सकता है। तो क्लियरली मेरी ये राय है, निफ्टी मेटल पे जरूर ध्यान रखें। सेकंड, ऑयल एंड गैस, मैंने पहले भी संदीप जी आपसे बार कभी भी बात हुई है तब ऑयल एंड गैस का जरूर जिक्र किया है। तो ऑयल एंड गैस का सेक्टर भी ब्रेकआउट पे खड़ा है, साथ में मेटल सेक्टर भी अच्छे सपोर्ट के आसपास खड़ा है। तीसरा सेक्टर अगर बात करें तो निफ्टी ऑटो में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। कल मार्केट में क्लोजिंग के वक्त मारुति का रिजल्ट आया था, जो कि अच्छे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देखने को मिले। 13,200 के पार मारुति निकलता हुआ नजर आया। तो निफ्टी ऑटो, निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑयल एंड गैस, ये तीनों सेक्टर ऑफ द मंथ में इनमें से एक सेक्टर जरूर हो सकता है, तो इन पर जरूर ध्यान रखें। मेटल स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक स्टॉक हिंडाल्को मुझे काफी पसंद है, तो हिंडाल्को को जरूर रेडार पे रखें। ऑयल एंड गैस में ओएनजीसी, गेल, ये दोनों स्टॉक्स मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओएनजीसी, गेल, ऑयल एंड गैस से और मेटल पैक से हिंडाल्को, ये स्टॉक्स हैं जो कि आपको अपने रेडार पर रखने चाहिए। सर गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो पीएसयू बैंक्स में हम देख रहे हैं कि डिसाइसिव एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। कोई ज़्यादा एक्शन अगर दिख रहा है वो तो नीचे की ओर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर एनालिस्ट अब ये मान रहे हैं कि जिस तरह का रनअप इन स्टॉक्स में हुआ है और जिस तरह के प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पर ये कारोबार कर रहे हैं, अर्निंग्स उस तरह से सपोर्ट करती हुई नहीं नज़र आ रही है। और जिस तरह का सिनेरियो है जो कि दर्शा रहा है कि बहुत जल्दी रेट कट नहीं होने वाला है, और इनको अभी भी अपनी जो सेविंग्स हैं या डिपॉजिट्स हैं उनके लिए अभी भी काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है, तो इनके निम्स के ऊपर आने वाले समय में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो पीएसयू बैंक और उसके साथ साथ रियल एस्टेट, जहाँ पे इंडेक्सेशन के हमने जो बजट में अनाउंसमेंट आए थे उसके बाद से एक क्लियर कट नीचे की ओर जो रुझान है वो देखने को मिल रहा है। तो इन दोनों सेक्टर्स में जो नेगेटिव खबरें हैं उसके बेसिस पे आपका क्या व्यू है सर? संदीप जी पीएसयू बैंक से रिलेटेड मेरा थोड़ा डिफरेंट व्यू है। मैंने हमेशा काफी बार पहले नीचे के लेवल पे भी यही बताया कि पीएसयू बैंक्स काफी अच्छा कर सकते हैं लॉन्ग टर्म या मीडियम टर्म के ओवरऑल अगर बात करें तो। सेलेक्टेड पीएसयू बैंक्स में रहे, ऐसा कि नहीं कि हर बैंक आपको मल्टीफोल्ड या अच्छे रिटर्न दे सकता है। सेलेक्टेड बैंक्स अच्छा करेंगे। एसबीआई मेरा अभी भी टॉप पिक है ओवरऑल इस सेगमेंट में। छोटे बैंक्स में बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, ये दोनों स्टॉक अभी भी अच्छा कर सकते हैं। तो सेलेक्टेड स्टॉक्स पीएसयू बैंक्स में अच्छा करेंगे। एसबीआई के रिजल्ट्स अभी आने बाकी है, पर टेक्निकली अभी भी वो काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। हो सकता है आपको अच्छे रिटर्न्स एसबीआई में देखने को मिले। रियल्टी सेक्टर अगेन आपने सही कहा, इंडेक्सेशन की न्यूज के बाद थोड़ा प्रेशर में आपको जरूर आया था, पर अगेन उनमें भी रिबाउंड अच्छा देखने को मिल रहा है। और कहीं कहीं बात तो मार्केट में चल रही है कि इंडेक्सेशन के रूल को वापस एक बार रिव्यू किया जाएगा, अगर उसको लागू करना है या नहीं करना। अगेन ये कंफर्म न्यूज है, पर मार्केट में जरूर या फिर आप कह सकते हैं न्यूज रिपोर्ट्स में जरूर ये आ रहा है कि थोड़ा बहुत इंडेक्सेशन पे रूल पे एक बार रिव्यू हो सकता है, तो उसका भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। रियल्टी सेक्टर में बात करें तो डीएलएफ में क्लियरली ब्रेकआउट है, गोदरेज प्रॉपर्टी में ब्रेकआउट है, तो दो स्टॉक्स को जरूर नजर रख सकते हैं। पीएसयू बैंक्स में ऑलरेडी मैंने कहा बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक अच्छा है, साथ में एसबीआई पे भी नजर रख के चल सकते हैं। ठीक है, एसबीआई छोटे बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र और उसके साथ साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये पीएसयू बैंकों में पसंद है। और डीएलएफ और गोदरेज प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे आप रियल एस्टेट पैक में अगर जाना चाहें तो ये दो स्टॉक्स हैं जहाँ पे
चार्टिकली काफ़ी साउंड नज़र आ रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें सर, जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे थे, तो कल के सेशन में निफ्टी गेनर्स में अगर हम देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स ये बाजार को लीड कर रहे थे। निफ्टी में सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों की सूची में यही थे। और ऑन द फ्लिप साइड अगर आप देखेंगे ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर के नंबर्स उतने अच्छे नहीं थे जैसे बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। पावर ग्रिड और रिलायंस ये भी निफ्टी को कल के सेशन में नीचे खींचने का काम कर रहे थे। एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो ऑलमोस्ट नेक टू नेक था। अगर आप 1292 शेयर चढ़कर बंद हुए, 1209 शेयर गिरकर बंद हुए, तो एडवांस डिक्लाइन नेक टू नेक था। और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स जैसे आपने कहा, यहाँ पे जरूर मजबूती थी क्योंकि मिड कैप इंडेक्स करीब 450 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी 75 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई। वायदा बाजार में फार्मा एक ऐसा प्ले है जिसमें आप ग्रैन्यूल्स को शामिल कर सकते हैं, यहाँ पे दमदार एक्शन था। टाटा कम्युनिकेशन, एसआरएफ, सेल, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो कि मजबूत होते हुए नजर आए। और नतीजों के दम पर एक तो इंडिया मार्ट, दूसरा बिरला सॉफ्ट और तीसरा था इंडस टावर्स जिसने बायबैक का भी अनाउंसमेंट किया है। ये तीनों स्टॉक्स वायदा बाजार में सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों की सूची में शामिल थे। तो सर अजंता फार्मा हुआ, चाहे हम ग्रैनुल्स की बात कर लें, ये दोनों स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि अपने नतीजों पर रिएक्ट कर रहे थे और कल दोनों ही शेयर 7-7% के आसपास की मजबूती लेकर बंद हुए हैं। तो जहां पे नतीजे अच्छे आ रहे हैं उसमें फार्मा एक ऐसा सेक्टर लग रहा है जहां पे नंबर्स इस बार शायद ओवरऑल सेक्टर में ही काफी ब्राइट, काफी मजबूत रह सकते हैं। इनके नंबर्स आए दोनों के, इन पर कोई व्यू सर आपका? देखिए संदीप जी, डेफिनेटली आपने सही कहा, अजंता फार्मा के रिजल्ट्स अच्छे थे और ग्रैन्यूल्स के भी रिजल्ट अच्छे थे, पर दोनों में हमने खरीदारी की सलाह नहीं दी है। क्योंकि अब पहले भी नहीं दी है क्योंकि ये स्टॉक्स वैसे हमारे डेली रेडार पे नहीं आते। पर अगर आप ओवरऑल बात करते हैं सेक्टर की, तो मुझे सिप्ला काफी पसंद है। सिप्ला में जरूर नजर रखनी चाहिए। सिप्ला में एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और यहाँ से एक अच्छा रिटर्न आपको सिप्ला में देखने को मिल सकता है। जहां तक लेवल्स की बात है, 1510 के स्टॉप लॉस के साथ सिप्ला को लॉन्ग करके चल सकते हैं। इसको हमने लॉन्ग दे भी रखा है हमारे एडवाइजरी में और क्लाइंट्स को। तो ऊपर में 1620 तक स्टॉक पोजिशनली जा सकता है। तो सिप्ला को जरूर रेडार पर रखें। सिप्ला के अलावा लुपिन में भी एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और लुपिन में आप कह सकते हैं 1880 के स्टॉप लॉस के साथ उसको भी बाय करके चले। तो फ्रंटलाइन फार्मा में मेरी ज्यादा रुचि है, उनमें ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अजंता, ग्रैन्यूल वैसे अच्छे स्टॉक्स है, पर मिड कैप फार्मा पे मेरी इतनी बुलिश राय है नहीं, इसलिए फ्रंटलाइन फार्मा में रहेंगे तो वहां पे अच्छा पैसा बन सकता है। तो दिग्गजों में रहिए अगर आपको फार्मा सेक्टर में रहना है तो सिप्ला और उसके साथ साथ लुपिन, दो ऐसे स्टॉक हैं जिनमें ज़्यादातर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में तेज़ी की पोजीशन बना के चल सकते हैं। चलिए अब आज की तैयारी करते हैं। निफ्टी की आज वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है और बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रैक्ट्स कल एक्सपायर हुए हैं मंथली, तो आज यहाँ पे नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है। तो एक तरफ बैंक निफ्टी के नए कॉन्ट्रैक्ट शुरू होंगे, नई सीरीज शुरुआत हो रही है और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होती हुई नजर आ रही है। तो इसमें कैसे स्ट्रैटेजाइज करना है उस पर फोकस करते हैं। सर ये जो एफएनओ की पहले बातचीत कर लेते हैं। एफएनओ काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में है, खासतौर पे सेबी जिस तरह से छोटे निवेशकों को लेकर चिंतित है। माना जा रहा है कि कुछ रूल्स में सख्ती हो सकती है। इसके ऊपर एक कंसल्टेशन पेपर भी लाया गया है जिसमें जो कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हैं, हफ्ते में कितनी एक्सपायरी होंगी, कितने इंडेक्स हैं जिनकी वीकली एक्सपायरी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इस कंसल्टेशन पेपर में सेबी की ओर से हाईलाइट की गई हैं ताकि कब किया जा सके, वॉल्यूम्स को यहाँ पे कम किया जा सके एफएनओ की जहाँ तक बात है, और रिटेल का जो पार्टिसिपेशन है उसे कैसे नीचे लाया जा सके, इस पर सेबी का पूरी तरह से फोकस है। क्योंकि एक नंबर भी आया है 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपये का सालाना लॉस जो है वो एफएनओ में होता है। हर 10 में से 9 ट्रेड ऐसे हैं जो कि नुकसान वाले होते हैं। तो कई सारे ऐसे डेटा पॉइंट्स हैं जो कि सेबी की ओर से शो किए गए हैं। उनकी रिसर्च जो है, उनकी जो स्टडी है वो यही बता रही है कि यहाँ से रिटेल को हटाना है। भले ही ये ब्रोकर्स के लिए नेगेटिव है, लेकिन कल के सेशन में हमने देखा कमज़ोर शुरुआत हुई ब्रोकिंग स्टॉक्स में, चाहे एंजल की बात करें, आईएफएल की बात करें, ईडलवाइस की बात करें, मोतीलाल की बात करें, और बीएसई तो स्टार परफॉर्मर था कल का। 7% के आसपास का अप मूव हमने दिन के दौरान इस स्टॉक में भी बनता हुआ देखा। तो ये जो पूरा माहौल बन रहा है एफएनओ को लेकर, उसमें ये जो सारे स्टॉक्स हैं उसमें कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है? संदीप जी, एक तो क्लियरली हम लोग एफएनओ में सलाह वैसे काफी कम देते हैं। 95% कोई सलाह ट्रेडिंग की देते भी नहीं है। अगर कोई क्लाइंट पूछता भी है कि एफएनओ में ट्रेड करना है अगर उसको जरूरी है तो ही सलाह देते हैं। तो एफएनओ वैसे भी मेरा लीस्ट आप कह सकते हैं फेवरेट्स ओवरऑल एसेट क्लास है। सेकेंडली, सेबी के कंसल्टेशन पेपर में काफी अच्छी सुझाव है, तो डेफिनेटली ये अच्छा इम्पैक्ट करेगा रिटेल ट्रेडर्स के लिए। हो सकता है थोड़ी हार्डशिप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए जरूर रहेगी, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स उनकी क्वांटिटी काफी हाई रहती है, रिस्क मैनेजमेंट भी काफी अच्छा करते हैं। तो वहां पे उनको थोड़ी हार्डशिप हो सकती है, क्योंकि मार्जिन वहां पे बढ़ेंगे, ऑप्शन सेलिंग में मार्जिन बढ़ेंगे और फ्यूचर्स बाइंग में मार्जिन बढ़ेंगे। जो लॉट 2 लाख 2.5 लाख में आ जाता था, हो सकता है 5 या 6 लाख में अब आपको एक लॉट फ्यूचर का किसी भी स्टॉक का आता हुआ नजर आए। तो वहां पे हार्डशिप जरूर रहेगी, पर वो हार्डशिप इन द पॉजिटिव डायरेक्शन है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर्स के लिए दिक्कत हो सकती है। पर जो छोटे ट्रेडर्स है, जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर्स है, जो 1 लॉट 2 लॉट में निफ्टी में ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, एटलीस्ट उनके लिए
एक अच्छा प्रोटेक्टिव शील्ड ये बनेगा। और ओवरऑल सजेशंस अभी तक पास नहीं हुए क्योंकि अभी तक कंसल्टेशन पेपर है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत होगी, सब जगह से उनके रिव्यू लिए जाएंगे, उनके व्यूज लिए जाएंगे, देन एक रूल हो सकते हैं बनते हुए नजर आए। पर पॉजिटिव स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। हो सकता है थोड़ी बहुत ट्वीकिंग इसमें नजर आए, मेरे को उम्मीद है थोड़ी बहुत ट्वीकिंग हो सकती है इन सभी रूल्स में, पर 80 to 90% हो सकता है यही अप्लाई होते हुए नजर आए। तो छोटे रिटेल ट्रेडर्स के लिए तो पॉजिटिव है, पर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, तो सिस्टम्स के साथ हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करते हैं, उनके लिए हो सकता है थोड़ी बहुत हार्डशिप हो, पर वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ मार्केट है और सेबी एक पॉजिटिव डायरेक्शन से काम कर रहा है। अगेन ब्रोकर्स के ब्रोकिंग शेयर्स पे जरूर इसका असर पड़ा है क्योंकि उनकी वॉल्यूम्स में थोड़ा ड्राइव जरूर देखने को मिलेगा। बीएससी अगेन पॉजिटिव रहेगा क्योंकि उनकी अभी अभी भी सिर्फ 2 ही एक्सपायरी पे वो ट्रेड करते हैं, जहाँ की निफ्टी अगर आप देखें तो 4 एक्सपायरी के ऑलमोस्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो बीएससी के लिए इनडायरेक्टली पॉजिटिव रहा है, इसलिए स्टॉक वो 4 या 5% ऊपर जाके क्लोज हुआ है। ओवरऑल मेरी रुझान यही है कि एफ एंड कर्व्स आए हैं वो काफी अच्छा है, और कितने इंप्लीमेंट होंगे और उनकी लास्ट जो ओवरऑल रूल्स क्या निकल के आएंगे उस पर जरूर नजर रहेगी। पर मेरी कोई नेगेटिव थॉट इन सभी जो भी रूल्स आए हैं कंसल्टेशन पेपर पे, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं है मेरे ख्याल से। ये ओवरऑल जो भी डायरेक्शंस आए, डायरेक्शंस इन द पॉजिटिव साइड नजर आए। चलो, एफएनओ नियमों को लेकर जो नए प्रस्ताव आए हैं, जो एक कंसल्टेशन पेपर आया है, स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। छोटे निवेशकों को प्रोटेक्ट करने के लिए, शील्ड करने के लिए, उनको नुकसान से बचाने के लिए ये स्टेप है जो कि अच्छा हो सकता है। और बीएससी इससे इनडायरेक्टली एक बेनिफिशियरी के तौर पे सामने आया, जिस वजह से कल बड़ा मूव स्टॉक में देखने को मिला भी है। इसके साथ साथ सर ऑटो की बात हम कर रहे हैं, आपने मारुति को मेंशन किया, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं उसके, लेकिन ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में कल हमने देखा कुछ ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स थे जहां पे ज़बरदस्त एक्शन दिखना था। शिवम ऑटो एक स्टॉक था जहां पे 20% का ऊपरी सर्किट लगा, मुंजाल ऑटो, मुंजाल शोभा, इसके अलावा ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, इसके नंबर्स आए थे और नंबर्स के बाद इस स्टॉक में भी 20% का ऊपरी सर्किट लगता हुआ दिखा। तो ऑटो एंसिलरी एज अ पैक में आपने पहले भी मेंशन किया ही है कि ऑटो के साथ साथ ये एक ऐसा स्पेस है जो कि काफ़ी बेनिफिशियरी है, पॉजिटिव रह सकता है। लेकिन छोटे छोटे स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। अब ऑटो एंसिलरी में कोई ऐसे स्टॉक जो आपके रडार पे हो जहाँ पे अभी भी मूव्स आ सकते हैं सर? अभी भी एक स्टॉक, छोटा स्टॉक हमने आइडेंटिफाई किया है, प्योर टेक्निकल बेसिस पे, फंडामेंटल बेसिस पे नहीं किया है, पर ये स्टॉक हम काफी दिनों से रिकमेंड भी कर रहे हैं। ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है, 135 के आसपास अभी ये स्टॉक चल रहा है। आज का भाव एग्जैक्ट मैंने देखा नहीं है, मेरे ख्याल से कल की क्लोजिंग के जो भाव था 145 के आसपास के वो भाव थे। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक टेक्निकली काफी अच्छा कर सकता है, क्योंकि वॉल्यूम्स काफी अच्छे हैं, ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है। तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज पर जरूर ध्यान रखें, वो स्टॉक काफी अच्छा बेस के आसपास है। और टायर स्टॉक्स में मुझे लग रहा है जेके टायर में एक अच्छे बेस के आसपास वो मिल रहा है, 440 442 के आसपास है। तो जेके टायर पे भी जरूर नजर रखें, वो भी मुझे लग रहा है यहाँ से काफी अच्छा कर सकता है। तो टायर स्पेस में जेके टायर, और थोड़ा अगर मिड कैप ऑटो स्पेस में जाए तो ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज मुझे लग रहा है 140 145 के आसपास बाई करना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप है, 132 के स्टॉप लॉस से आप बाई करें। मुझे लग रहा है ये स्टॉक आज से लेके 3 से 4 दिन में अगर देखें तो 170 प्लस तक के टारगेट दिखा सकता है। 170 प्लस तक के टारगेट्स लाइकली हैं सर। कल 11% का अप मूव था। कल जो आप भाव पूछ रहे हैं 145 रुपये 80 पैसे पर कल की क्लोजिंग हुई है। 11% के आसपास का मूव ऑलरेडी इसमें देखने को मिला है। फर्स्ट हाफ में हमने देखा कि एक शार्प बाउंस बैक इसमें देखने को मिला और बाद में इसे बिल्ड ऑन करता हुआ नजर आया था स्टॉक, और 11% की तेज़ी बनी और दिन के दौरान 150 का जो लेवल है वो भी स्टॉक ने पार किया था। क्लोजिंग हुई 145 रुपये 80 पैसे पर, 170 के पार ये स्टॉक जा सकता है। तो ऑटो एंसिलरी में ये एक नाम है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, वो है ऑटोलाइन इंडस्ट्रीज़ का। बिरला सॉफ्ट सर, इसके नंबर्स आए थे, अभी तक जितने आईटी के नंबर्स आए हैं ज़्यादातर अच्छे रहे हैं, लेकिन बिरला सॉफ्ट से उम्मीद नहीं थी कि इतने खराब नंबर आएंगे। केवल विप्रो ने डिसअपॉइंट किया था, अब बिरला सॉफ्ट के नंबर्स भी आए हैं। क्या ये मिक्स बैक की ओर जा रहा है पूरा सेक्टर जहां तक अर्निंग्स की बात है? कोई चिंता की बात है आईटी के लिए? संदीप जी, वैसे मेरा बिरला सॉफ्ट वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक रहा है और अभी भी है। नो डाउट रिजल्ट्स थोड़े खराब आए और काफी नीचे टेक्निकल क्लोजिंग देखने को मिली। टेक्निकली डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, ये डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए वीक हो चुका है, 670 के आसपास 680 के आसपास आ चुका है, तो टेक्निकली जरूर वीक है। रिजल्ट्स एक बार वापस हम रिव्यू करना चाहेंगे आज, क्योंकि कल हमने इसका बराबर रिव्यू नहीं किया है, पर टेक्निकली स्ट्रक्चर नेगेटिव है और डेफिनेटली मार्केट एक्सपेक्टेशन के नीचे ये स्टॉक के रिजल्ट्स आए थे। जहां तक कि ओवरऑल फ्रंटलाइन आईटी की बात करें, सभी के रिजल्ट्स आपको अच्छे देखने को मिले, पर ये थोड़ा डिसअपॉइंट किया है और उसने, और उसी का रुझान है कि स्टॉक आपको ब्रेकडाउन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। पर अभी तक ये स्टॉक हमने रिकमेंड किया है जरूर इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी एक बार वापस रिजल्ट्स का जरूर रिव्यू करेंगे, पर शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली ये स्टॉक एक बार का आपको कह सकते हैं एक बार का नेगेटिव चार्ट पे नजर आ रहा है। परसिस्टेंट पे सर एक कल सीएलएसए का अपग्रेड आया था, इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, उस पर आपका व्यू? संदीप जी, आपने सही कहा, अपग्रेड आया था और सेकेंडली टेक्निकली भी स्टॉक एकदम साउंड नजर आ रहा है, 4700 के ऊपर
इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है और इसी के ऊपर कंटिन्यूअसली लास्ट 2 हफ्तों से कंसोलिडेट कर रहा है। तो जिन किसी की भी बाइंग है या जिनको भी बाइंग करना है 4700 के स्टॉप लॉस का कर सकते हैं। 5000 तक मुझे लग रहा है स्टॉक जरूर जाना चाहिए, टेक्निकली ब्रेकआउट है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2% का 2.5% का स्टॉप लॉस बैठेगा जो कि आपको जरूर लगाना चाहिए। 4700 के स्टॉप लॉस है, बाय करके चल सकते हैं। ठीक है, बाय करें। 4700 का स्टॉप लॉस है। 5000 तक के जो टारगेट हैं वो परसिस्टेंट सिस्टम्स में देखने को मिल सकते हैं। कल एक अपग्रेड आया था CLSA का, उस वजह से काफ़ी अच्छी तेज़ी इस स्टॉक में बनती हुई नजर आई थी, जो कि कंटिन्यू हो सकती है, ऐसा हमें अरुण सर बता रहे हैं। नतीजों की बात आगे बढ़ाएं तो सर हमने देखा है कि नतीजों में कुछ जो PSU शेयर्स हैं वहाँ पे जितना स्ट्रांग रनअप हमने देखा है पिछले 6 महीने या इस साल या फिर 1 साल में, वैसे नंबर्स नहीं डिलीवर होते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें कुछ नाम मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। राइट्स है, इन्होंने 1:1 का बोनस भी डिक्लेयर किया, लेकिन उसके बावजूद भी शेयर कल 5% की कमजोरी लेकर बंद हुआ। BHEL, इसके जो लॉसेस हैं अभी भी कंटिन्यूड हैं, और BEL का भी मुनाफा वैसा नहीं आया जैसा बाजार अनुमान करके चल रहा था। केवल गेल एक ऐसी कंपनी है जिसके नंबर्स हमने देखा अच्छे आए थे और मार्केट ने उसे रिवॉर्ड किया भी है। कल भी 3% के आसपास की तेजी लेकर ही बंद हुआ है, लेकिन ओवरऑल ज़्यादातर PSUs देखें तो वैसा नंबर्स नहीं रिपोर्ट कर पा रहे हैं या वैसा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जैसा रनअप इनके स्टॉक्स में पिछले 1 साल में देखने को मिला है। संदीप जी आपने सही कहा, और काफी बार अपने ही शो पे या फिर दोपहर वाला जो शो है जो हम 1 बजे करते हैं उसमें भी मैंने काफी बार ये कहा, लास्ट 15 दिन से भी ये रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी PSU स्टॉक्स में उनमें नई खरीदारी नहीं करनी है। स्टॉक स्पेसिफिक मैंने ऑलरेडी कहा, गेल ONGC पे हमने खरीदारी की सलाह दी और वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी दिखा रहा है। तो रेलवे स्टॉक्स और डिफेंस स्टॉक्स में कंटिन्यूअसली 10-15 दिन से हम यही कह रहे हैं कि स्टॉक में नई खरीदारी ना करें, जो भी है उसको होल्ड करें, और अगर एक बार वापस रिव्यू करेंगे जब भी स्टॉक में मोमेंटम वापस बनेगा, कोई पॉजिटिव ट्रिगर आएगा, तो राइट्स के डेफिनेटली नतीजे आप कर सकते हैं अनुमान से काफी कमजोर थे। नो डाउट बोनस एक जरूर दिया है 1:1, पर स्टिल मार्केट को पसंद नहीं आया। कंटिन्यूअसली स्टॉक 5% का आप डिप कर सकते हैं, कल दिखाता हुआ नजर आया। दूसरे स्टॉक की आपने बात की, गेल के रिजल्ट्स काफी स्ट्रांग थे, गेल डेफिनेटली रेडार पे भी है, और डिप में अगर गेल मिलता है तो उसको बाय भी करना चाहिए। BHEL अगेन हमेशा से डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट्स आए हैं और स्टॉक उतना गिरता नहीं है, पर ओवरऑल टेक्निकली अभी भी ठीक है, इसलिए वहां पे भी शॉर्ट करने की राय नहीं है, पर रिजल्ट्स डेफिनेटली कमजोर आते हुए नजर आए। सेकंड, मॉइल इंडिया जो कि गवर्नमेंट कंपनी, उसके रिजल्ट्स अच्छे आए थे, वो एक जरूर रेडार पे रखें, वहां पे करेक्शन आएगा तो वहां पे जरूर रिव्यू कर सकते हैं। पर जितने भी आपने बात की, जितने भी स्टॉक्स की बात की, उनमें से मुझे लग रहा है गेल एक अच्छे रिजल्ट्स के साथ आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो उनमें अगर उसमें अगर 2 से 3% का करेक्शन आता है तो वहां पे बाय करके चल सकते हैं। सर एक आखिरी BEL पे भी अपनी राय दे दीजिए। नंबर्स इनके भी अच्छे नहीं आए, एक किसी ब्रोकर ने तो 40% के आसपास के नीचे के टारगेट दे दिए। देखिए संदीप जी, BEL पे मेरी पॉजिटिव राय है, मेरी कोई एग्जिट की सलाह नहीं है, और डिप पे बाई करना है, ये क्लियर कट राय सभी के साथ शेयर की है और इस शो में भी वही शेयर कर रहा हूँ। अगर इसमें डिप मिलता है तो डेफिनेटली बाई करना चाहिए। एक बड़ा फॉल ऑलरेडी आ चुका है और मुझे लग रहा है यहाँ से आप कह सकते हैं थोड़ा बहुत धीरे धीरे स्टॉक में अगेन आपको मोमेंटम नजर आएगा। नो डाउट स्टॉक में अभी भी साइडवेज करेक्शन नजर आ रहा है, पर ये स्टॉक काफी अच्छा है, रिजल्ट्स भी अच्छे आते हुए नजर आए। मार्केट एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं प्लस माइनस आया था, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कंपनी काफी बेहतरीन है और ऑर्डर फ्लोज अभी भी डिफेंस स्टॉक्स में आते रहेंगे, इसलिए मेरी क्लियर कट रहा है फ्रेश बाई नहीं करना है, जो भी है उसको होल्ड करें। वहां जहां तक BEL की बात है, BEL में डेफिनेटली डिप मिलता है, BEL और HCL में अगर इन दोनों स्टॉक्स में बड़ा डिप अगर मिलता है किसी भी वजह से, तो वहां पे डेफिनेटली एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बाकी किसी डिफेंस स्टॉक में बाई करने की सलाह नहीं। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग नहीं करनी है PSUs में, लेकिन BEL और HAL में कोई अगर बड़ा डिप मिलता है तो वहाँ पे आप जरूर खरीदारी करके चल सकते हैं। वैसे बाय ऑन डिप्स का शेयर है और होल्ड भी कर सकते हैं आप इस स्टॉक को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। जिनके पास है एग्जिट कर लें, ऐसी कोई सलाह फिलहाल निकल के सामने नहीं आ रही है। नंबर्स थोड़ा सा जो अनुमान है उसके वीक आते हुए देखें, लेकिन ओवरऑल अभी भी स्टॉक अच्छा नज़र आ रहा है। बाकी और स्टॉक्स की बात करें जहाँ पे नतीजों का इम्पैक्ट आ रहा है सर, उसमें एस है, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री है। ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज़ के नंबर्स तो बहुत ही शानदार थे, मुनाफा कई गुना बढ़ता हुआ दिखा। अदानी पावर एक डिसअपॉइंटमेंट था, 55% मुनाफा, इतनी बढ़िया पावर डिमांड है उसमें भी इनका 55% मुनाफा डिप किया है। अंबुजा सीमेंट के नंबर ठीक थे, मारुति आपने हाईलाइट किया, मैनकाइंड फार्मा में मुनाफा 10% के आसपास बढ़ता हुआ दिखा। कोल इंडिया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, इंडिया मार्ट भी एक एक्सीडेंट था सर। नंबर्स में हमने देखा कि सब्सक्राइबर्स उस तरह से नहीं ग्रो किए जैसे बाजार अनुमान कर रहा था, तो मिक्स बैग से नंबर्स हम देख रहे हैं कि मिड कैप साइड पे जो आ रहे हैं। कोई स्टॉक जो आपके रडार पे नतीजों के दम पर? तो संदीप जी, काफी रिजल्ट्स तो जरूर आते हुए नजर आए। अडानी पावर से मेरी उम्मीद थी कि यहाँ पे रिजल्ट्स काफी अच्छे आएंगे, नो डाउट थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट वहाँ पे जरूर देखने को मिला है, तो हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आपको और करेक्शन अडानी पावर में देखने को मिले, पर ओवरऑल रिजल्ट्स आप कह सकते हैं अगर कंपैरिजन करते हैं फ्रंट लाइन से मिड कैप के, तो मिड कैप के रिजल्ट्स अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। तो मिड कैप में मुझे लग रहा है जिनके रिजल्ट्स अच्छा है वो आगे आगे भी आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे। ग्रीन प्लाई जैसा कि आपने बात की,
काफी स्ट्रांग और सटीक रिजल्ट्स इसके आप कह सकते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा है। तो वहां पे अगर 10 या 20 रुपए गिरावट मिलती है तो वहां पे जरूर बाई करना चाहिए। आज एक ब्रेकआउट जरूर देखने को मिला है, 7 से 8% के गेन्स ऑलरेडी है। हो सकता है मार्केट रिट्रेसमेंट में 2 से 3% नीचे मिले तो उसको उस स्टॉक को जरूर रेडार पर रखें। सेकेंडली रियल्टी स्टॉक्स मैंने ऑलरेडी कहा, गोदरेज प्रॉपर्टी, डीएलएफ ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे करेक्शन के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, उनको जरूर रेडार पर रखें। हुडको 310-312 के आसपास है, अगर वहां पे करेक्शन देखने को मिलता है तो वो भी एक अच्छा स्टॉक है बाई करने के लिए। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी भी अच्छा रहेगा, पर जिन स्टॉक के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे तो फिलहाल 5 से 10 दिन उनसे दूर रहे। जैसे उनका करेक्शन खत्म हो जाता है देन उनका एक्यूमुलेशन करने की सोचेंगे। ठीक है, नंबर्स जैसे जैसे आ रहे हैं उस हिसाब से आप ट्रेड करें। जहाँ पे अच्छे नंबर्स आ रहे हैं मार्केट्स आगे भी उनको रिवॉर्ड कर सकता है, तो उन स्टॉक्स में कोई भी डिप आता है तो आपको खरीदारी करके चलना है। उसमें ग्रीन प्लाई है, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ की बात तो हुई है, उसमें हुडको भी आप चाहें तो शामिल कर सकते हैं। अदानी पावर्स के नंबर अच्छे नहीं आए हैं तो उस लिहाज से थोड़ा सा करेक्शन स्टॉक में ज़रूर नंबर्स के बाद देखने को मिल सकता है, क्योंकि 55% मुनाफे में ड्रॉप देखने को मिला है। आज भी काफ़ी सारे नंबर्स आने वाले हैं सर। दिग्गजों की बात करें तो उसमें आईटीसी है, अदानी एंटरप्राइजेस है, अदानी ग्रुप की एक और कंपनी अदानी पोर्ट्स, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। साथ ही साथ आप देखें तो फार्मा पैक से सन फार्मा, हमने लुपिन और सिप्ला की बात तो करी है, अजंता फार्मा ग्रैनुल्स की बात हुई। इसके अलावा ऑटो पैक से मारुति एम&एम के नंबर्स आ चुके हैं। अब टाटा मोटर्स के ऊपर बाजार का फोकस है। जोमैटो, डाबर, इमामी, एबी कैपिटल, थर्मैक्स, ये कुछ और बड़े कंपनियों के नंबर्स हैं जो कि आज के सेशन में आते हुए दिखेंगे। तो आईटीसी में हमने देखा है कि सर हायर लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अब होती हुई दिख रही है। इन्होंने एक 20,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट भी किया है कि आने वाले समय में मीडियम टर्म में ये 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए दिखेंगे। और जो इनका होटल कारोबार है उसके भी जो डीमर्जर की डेडलाइन है वो सामने आती हुई नजर आ रही है। क्या राय होगी सर जिनके नतीजे आज आने वाले हैं खासकर आईटीसी पर? अगेन संदीप जी, आईटीसी ड्रीम आप कह सकते हैं, कोई बड़ा फंडामेंटल आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, काफी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, रिटर्न्स भी काफी अच्छे बने। अगर शॉर्ट टर्म में ही बात करें 2 या 3 हफ्ते पहले की बात करें तो स्टॉक 420 की 415 के आसपास था, अब 490 के आसपास है। तो एक रन ऑलरेडी आ चुका है, बजट के कुछ नेगेटिविटी नहीं आई, वहां से अगेन एक बुल रन जरूर देखने को मिला। पर स्टॉक में गिरावट पे बाई करना है, इस लेवल पे बाई करने की सलाह नहीं है। वापस अगर 470 के आसपास मिलता है किसी भी वजह से, चाहे वो रिजल्ट्स की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, 470 के आसपास मिलता है तो वो अच्छे एक लेवल्स रहेंगे बाई करने के। ठीक है, और बाकी स्टॉक जो कि जिनके नंबर्स आने वाले हैं, जिसमें दिग्गजों में हम टाटा मोटर्स की बात कर लें या फिर अदानी के 2 स्टॉक्स हैं, सन फार्मा हुआ, जोमैटो हुआ, डाबर, इमामी, 2 एफएमसीजी नाम भी हैं सर। संदीप जी, अगेन मेरी 2 स्टॉक पे जरूर नजर है, एक तो डाबर और सेकेंडली एबी कैपिटल। और ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहे हैं यहाँ पे जरूर रेडार पे होने चाहिए, तो टेक्निकली दोनों साउंड है। तो एबी कैपिटल पे जरूर नजर रखें, 220 के आसपास का सपोर्ट है, उसी का स्टॉप लॉस लगा के बाई भी करके चल सकते हैं अगर कोई रिस्क ले सकता है। तो डाबर और एबी कैपिटल दोनों पे नजर देनी चाहिए। अगेन टाटा मोटर्स में रनअप काफी ज्यादा है, इसलिए वहाँ पे खरीदारी की सलाह नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो हो सकता है एक नीजक रिएक्शन बड़ा हो सकता है आपको देखने को मिले। तो एबी कैपिटल और डाबर पे मेरी जरूर नजर है। अगेन अडानी स्टॉक्स पे मेरी रिकमेंडेशन नहीं है बाई करने की, जब तक रिजल्ट्स नहीं आते बेटर है आप एक बार का अवॉइड करके चलें, क्योंकि इनमें मूव्स काफी बड़े आते हैं। अडानी पोर्ट्स मुझे डेफिनेटली पसंद है, पर रिजल्ट्स के बाद इसको एक बार रिव्यू करेंगे। पर जो भी लिस्ट आपने बताई उसमें से अगर पिक करना है तो मुझे लग रहा है एबी कैपिटल उसको जरूर पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, एबी कैपिटल और उसके साथ साथ डाबर, जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं, नंबर से पहले भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो अदानी ग्रुप की कंपनीज हैं, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स, यहाँ पे नंबर्स आने दीजिए, नंबर्स आ जाएं, उनको रिव्यू कर लें, अच्छे से समझ लें, उसके बाद इनमें कोई पोजीशन बनाएं, क्योंकि टाटा मोटर्स में रनअप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पहले ही देखने को मिल चुका है। आज की बात करें या फिर इस हफ्ते की बात करें सर, या शॉर्ट टर्म की बात करें, कोई स्टॉक सेक्टर्स जो आपके रडार पे जहाँ पे आपको लगता है कि पैसा बनने की गुंजाइश अभी भी बची हुई है? अगेन दोनों स्टॉक संदीप जी मैंने ऑलरेडी अपने इसी शो पे रिपीट पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही उन दोनों का नाम लिया। पहला स्टॉक ओएनजीसी मुझे लग रहा है अब ये स्टॉक 338 के ऊपर जाएगा तो और बुलिश होगा, इस लेवल के आसपास भी बाई कर सकते हैं। तो 330 332 के आसपास आप इसमें एक 2 या 3 रुपए गिरता है तो भी बाई करें। 330 335 के बीच में इसको बाई करके चल सकते हैं। 312 का स्टॉप लॉस लगाएं और 365 का टारगेट रखें। ये स्टॉक मुझे लग रहा है आने वाले दिन में 7 से 10 दिन में काफी अच्छा कर सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन मैंने कहा मेटल स्टॉक्स काफी अच्छा कर रहे हैं, तो हिंडाल्को में बाई करने की सलाह है। 687-85 के आसपास बाई करें, 662 का स्टॉप लॉस लगाएं और 732 का ऊपर में टारगेट रहेगा। दोनों ही स्टॉक मुझे लग रहा है काफी अच्छा कर सकते हैं और दोनों ही स्विंग ट्रेड के लिए बाई करना है और 7 से 10 दिन के लिए बाई करना है। अगर 7 से 10 दिन में टारगेट या स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं आता तो बेटर है दोनों स्टॉक से एग्जिट कर लें। पर दोनों स्टॉक टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है और मुझे लग रहा है अच्छे रिटर्न्स नेक्स्ट हफ्ते 10 दिन में ये दोनों स्टॉक दे सकते हैं।
चलिए तो तकनीकी आधार पर दो स्टॉक्स मजबूत हैं। उसमें हिंडाल्को पहला नाम है, 732 का टारगेट है, 672 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। आपको यहाँ पे 687 के आसपास यहाँ पे खरीदारी करने की राय दी जा रही है और स्टॉप लॉस 662 का, 732 के टारगेट होंगे। और दूसरा नाम है ONGC का, जहाँ पे आपको 330 रुपये के आसपास खरीदारी करनी है। इस केस में 365 का आपका टारगेट हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे 4-5 रुपये नीचे मिलता है तो आप इसमें खरीदारी करें। 330 रुपये के आसपास खरीदेंगे तो 312 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 365 तक की स्टॉक 7 से 10 दिन में जाता हुआ नजर आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने स्टॉक्स पर बातचीत करी, नतीजों पे बातचीत हुई, FNO पे बातचीत हुई, अपने पिक्स भी शेयर किए। कोई डिस्क्लोजर सर जाने से पहले? प्रदीप जी, अगेन थैंक यू, आपने इनवाइट किया इस शो के लिए। सेकेंडली, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए हमने काफी प्लेटफॉर्म्स पे और काफी जगह इन स्टॉक को रिकमेंड किए हैं, वही स्टॉक्स वापस रिपीट हुए हैं। ONGC, गेल, ये दोनों स्टॉक्स को हमने आप कह सकते हैं पोजिशनल पिक के तौर पर भी खरीदारी की सलाह दी है। तो जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। आज सुबह सुबह आप शामिल हुए। विश यू अ वेरी गुड डे सर। थैंक यू। चलिए तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए बस इतना ही। आज हालांकि एक्शन पैक रह सकता है मार्केट में, क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन है। बैंक निफ्टी के नए कॉन्ट्रैक्ट्स इनिशिएट होते हुए दिखेंगे और नई सीरीज़ की शुरुआत हो रही है बैंक निफ्टी के, तो उस लिहाज से आज काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल, काफ़ी ज़्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है। लेकिन 10:30 बजे सुबह मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ते हैं बीच बाजार में। सोमवार से शुक्रवार आपके साथ जुड़ते हैं नतीजों वाले स्टॉक्स पे तो फोकस रहता ही, उसके साथ साथ छोटे मझोले स्टॉक्स पर उनकी काफ़ी गहरी पकड़ है, वहाँ पे बड़ा एक्शन देखने को मिलता है, जहाँ पे वहाँ पे उनकी नज़र रहती है। तो जुड़ना मत भूलिए सुबह 10:30 बजे सोमवार से शुक्रवार बीच बाजार में। तो क्या खरीदे क्या बेचे में आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।